नमस्कार। जिस इकाई में मैंने कविता का गान सिखाया था, आज मैं कविता का समझूती आपको दूंगी भाषांतर के साथ। तो मैंने कविता में इस कविता का परिचय भी दिया था, तो आगे हम देखेंगे समझूती। तूफानों की ओर घुमा दे नाविक निज पतवार, आज सिंधु ने विष उगला है, लहरों का यौवन मचला है। आज हृदय में और सिंधु में साथ उठा है ज्वार, तूफानों की ओर घुमा दे नाविक निज पतवार। तो इस पंक्ति में कवि क्या कहते हैं कि हे नाविक, तुम तूफानों का सामना करने के लिए अपनी पतवार यानी कि जो नाविक की लकड़ी होती है ना, वो ऐसे पानी में घुमाता है वो लकड़ी, तो पतवार तूफानों की दिशा में मोड़ दो। लेकिन जो लकड़ी है वो जो तूफान आता है उस दिशा में तू अपनी नाव घुमा दे। आज समुद्र ने जहर उगला दिया है, लेकिन जो समुद्र में तूफान होता है ना, वो कठिन परिस्थितियां पैदा की है। समुद्र में कठिन परिस्थितियां भी पैदा की है। लहर भी उमड़कर तुम्हारी नाव को निगल जाना चाहती है। फिर भी परवाह नहीं, उधर समुद्र में ज्वार उठा है तो कवि के हृदय में भी भावनाओं का ज्वार उमड़ पड़ा है। तो इस कविता की पंक्ति का अर्थ था, और मैं अब आपको गुजराती भाषांतर सिखाऊंगी। हे नाविक, તું તૂફાનોને સામનો કરવા માટે તારું સુકાન એટલે કે તારી જે લાકડી છે એ તૂફાનોની દિશામાં ફેરવી દે। આજે સમુદ્રે ઝેર ઓક્યું છે, એટલે કે સમુદ્રે ઝેર ઓક્યું છે, વિકટ પરિસ્થિતિઓ ઉત્પન્ન કરી છે, મોજા પણ ઉછળીને તારી નૌકાને ગળી જવા માંગે છે। સમુદ્રમાં ભરતી આવે છે તેમ કવિ હૃદયમાં પણ ભાવનાઓની ભરતી આવી છે। એટલે કવિએ આ સમજાવ્યું છે કે જેમ સમુદ્રમાં ભરતી અને ઓટ આવે છે, એમ કવિ પણ જ્યારે કવિતા લખે છે ત્યારે એમના હૃદયમાં પણ ભરતી આવે છે। दूसरी काव्य पंक्ति हम देखेंगे। लहरों के स्वर में कुछ बोलो, इस अगंड में साहस तोलो, कभी कभी मिलता जीवन में तूफानों का प्यार, तूफानों की ओर घुमा दो नाविक निज पतवार। इस पंक्ति में अर्थ है, जैसे लहरों का स्वर ऊंचा हो रहा है और उनका जोर बढ़ रहा है, लहरों का स्वर और उनका जोर बढ़ रहा है, वैसे तुम भी तैयार होकर आंधियों के सामने उठ जाओ और स्वयं आजमा कर देखो कि तुम में कितनी हिम्मत है। जीवन में तूफानों का प्यार कभी कभी ही मिलता है, भाग्यशाली लोग ही जीवन में कठिनाइयों का सामना करते हैं। ये कवि कहते हैं कि जो चीज़ हमें मिलती है हमें उसे आजमा लेनी चाहिए, बार बार हमें मिलती नहीं है। जो चीज़ मिलती है हम भाग्यशाली होते हैं, इसलिए हमें मिलती है तो हमें उसका उपयोग करना चाहिए। तो भाषांतर है, જેમ સમુદ્રના મોજાનો અવાજ વધી રહ્યો છે અને જેમનું જોર વધી રહ્યું છે, તેમ તું પણ તૈયાર થઈને વાવાઝોડાને સામે અડીખમ ઊભો રહે અને તારામાં કેટલી હિંમત છે તે જોઈ લે। જીવનમાં તોફાનોનો પ્રેમ ભાગ્યે જ મળે છે, ભાગ્યશાળી લોકો જ તોફાનોનો સામનો કરી શકે છે। કવિ સમજાવે છે કે આપણને કંઈ પણ દુઃખ આપે તો ભગવાન સહન કરવાની શક્તિ આપે જ છે, ત્યારે જ ભગવાન દુઃખ આપે છે, અને આપણે એને સહન કરીએ છીએ અને દુઃખમાંથી પાર ઉતરીએ છીએ। पीछे देखेंगे, तीसरी काव्य पंक्ति, यह असीम निज सीमा जाने, सागर भी तो यह पहचाने, मिट्टी के पुतले मानव ने कभी न मानी हार, तूफानों की ओर घुमा दो नाविक निज पतवार। क्या कहता है कवि कि यह समुद्र और वह तूफान आज असीम दिखाई देती है,
असीम એટલે सीमाहीन दिखाई देती है। इनका सामना शायद ही कोई कर सकता है। कि कवि समझाता है कि मानवी ऐसा है कि सभी तूफानों का सामना कर सकता है, लेकिन मनुष्य सब कुछ कर सकता है। हे नाविक, तुम अपनी नाव लेकर चलो और सागर को भी बता दो कि हम मानव कैसे पुतले हैं, मिट्टी के। मानव हम मिट्टी के पुतले हैं, पर समुद्र के सामने हार नहीं मानेंगे, कभी नहीं हार मानेंगे, ऐसे कहते हैं। मनुष्य ने कभी अपनी हार नहीं मानते, इस पंक्ति का अर्थ है। इस पंक्ति का भावार्थ है कि हे मानव, आ समुद्र અને તોફાન આજે અસીમ દેખાય છે કે એનો સામનો કોઈ કરી ના શકે એવું એકદમ સમુદ્રમાં તોફાન દેખાય છે, તેમનો સામનો ભાગ્યે જ કોઈ કરી શકે છે એવું કવિ કહે છે। પણ માણસનું શું કહે છે? તું જે એક માણસ માટીનો બનેલો છે છતાં તું તાકાતવર છે અને તું જ આ સમુદ્રને નાવિક તરીકે જે પતવાર છે એટલે કે પતવાર એટલે કે જે તારી લકડી છે એ લકડી ગુમાવીને તું સમુદ્રનો સામનો કરી શકે છે। તું તારી નાવ લઈને નીકળી પડ અને સાગરને દેખાડી દે કે માટીના જે માણસ છે એટલે કે અમે પુતળા છીએ, અમે કદી હાર માનતા નથી, એટલે કે સમુદ્રથી અમે સામે હારી જઈશું નહીં। તું એ બતાવી દે કે મનુષ્ય ક્યાંય પણ પોતાની હાર માનતા નથી, એમ કરીને કવિ સમુદ્ર સામે લડવાની વાત કરે છે। હવે ચોથી पंक्ति, सागर की अपनी क्षमता है पर माझी भी कब थकता है, जब तक सांसों में स्पंदन है उसका हाथ नहीं रुकता है, इसके ही बल पर कर डाले सातों सागर पार तूफानों की और घुमा दो नाविक निज पतवार। इस पंक्ति में कवि क्या कहते हैं, कवि सुमन, कि समुद्र के पास उसकी अपने लहरों की शक्ति है। क्या कहते हैं? अपनी क्षमता है, लेकिन लहरों की शक्ति है, क्षमता है शक्ति। पर माझी यानी कि नाविक, माझी यानी कि नाविक, पर माझी के पास भी हिम्मत है, यानी कि नाविक के पास भी हिम्मत है। सागर को क्या कहते हैं? तेरी लहरों की शक्ति है तो हमारे नाविक के पास भी और ज़्यादा शक्ति है, आत्मविश्वास है, वो कभी थकता नहीं है। जब तक नाविक की सांस चल रही है तब तक वह अपनी नाव आगे बढ़ता ही जाएगा। हे नाविक, तू अपनी हिम्मत और ताकत के सहारे 7 समुद्र पार कर डालता है, अपनी नाव के साथ इसी प्रकार आगे बढ़ते ही रहो। हे नाविक, तुम अपनी पतवार तूफानों की ओर घुमा दे। वो कहता है, मानव को समझाता है कि तू जो तूफान आता है समुद्र में, जो मौजें भरती आती है, उसके भी अधिक ताकतवर है, तू अपनी नाव जो पीछे मत लाना, आगे ही बढ़ते रहना। इस पंक्ति का भावार्थ है, समुद्રની પાસે તેના મોજાની તાકાત છે, પણ નાવિક પાસે તો હિંમત અને આત્મવિશ્વાસ છે। સમુદ્ર પાસે એટલું એનો જે મોજા આવતો હોય એની જ તાકાત હોય છે, એ કિનારા પર મોજા લાવે અને પાછા લહેરોમાં લઈ જાય। જો સમુદ્રમાં તોફાન હોય છે ત્યારે કોઈ એને બચાવી ન, કોઈ અંદર ડૂબતું હોય તો એને બચાવી ના શકે, પણ નાવિક એવો છે કે એ બચી શકે છે। થાકને પણ ગણતારતો નથી। જ્યાં સુધી નાવિકને શ્વાસ ચાલી રહ્યો છે ત્યાં સુધી પોતાની નૌકા આગળ ધપાવતો જ રહેશે, એટલે કે આગળ વધાવતો જ રહેશે। હે નાવિક, તે તારી હિંમત અને તાકાતના બળે 7 સમુદ્ર પાર કર્યા છે, માટે પોતાની નૌકા સાથે આગળ વધતો જ રહેજે। હે નાવિક, તારું સુકાન એટલે કે તારી નાવ તોફાનોની તરફ આગળ વધતો જ રહેજે, એટલે કે તરફ આગળ 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 જતો જ રહેજે, તું हारतो नहीं। तो मैंने आपको काव्य पंक्ति समझाई और भाषांतर भी आपको समझाया। तो आगे हम देखते हैं, जो काव्य पंक्ति है वो आपके नोट में लिखना है, शब्दार्थ लिखना है और अभ्यास की ओर हम देखेंगे। शुद्ध उच्चारण लीजिए। तूफान, जो ये शब्द है आपको जोर से बोलना है। तूफान, सिंधु, यौवन, हृदय, अगंड, मिट्टी और स्पंदन।
तीसरा प्रश्न है कि जो ये प्रश्न के उत्तर है वो आपके नोट्स में लिखना है। यहाँ देखिए कि कविता को पढ़कर उसके नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। आप एक कविता को पढ़िए और जो ये प्रश्न के उत्तर है वो आप नोट में लिखना, क्योंकि ऐसे ही फकरे, ऐसी कविता आपके पेपर में, आपके एग्जाम में पूछा सकती है और उसके द्वारा प्रश्न के उत्तर लिखने पड़ते हैं। तो ऐसे ही कहीं आते हैं तो आप लिख सकते हो। नीचे प्रश्न के उत्तर दीजिए। जो ये है प्रश्न के उत्तर आपके नोट्स में लिखिए। आगे देखिए जो प्रश्न 5 है, चित्र में देखकर नीचे दिए गए शब्दों की मदद से छोटी सी कहानी बनाकर अपने वर्ग में सुनाइए। ये क्या है कि जब आप कहानी लिखते हैं तो छोटे छोटे वर्ड्स आपको दिए जाते हैं। तो ऐसे भी एक है, तो कैसी बात जो कहानी कैसे बन सकती है कि एक गांव था, वो गांव में भोला नाम का एक लड़का रहता था। नाम के अनुसार वह स्वभाव में भी बहुत भोला था। एक दिन वह माँ से पैसे लेकर पास के गांव में लगे मेले में गया। साथ में उसका बड़ा भाई भी गया। मेले में भोलू ने एक खिलौने वाले से पास से एक खिलौना लिया। तो खिलौने में क्या लिया था? उसने एक माटी का मुर्गा ले लिया और वो माटी का मुर्गा टूट न जाए इसलिए उसने क्या लिया, एक बस्का ले लिया, लेकिन वो खाना ले लिया, उसमें मुर्गा रख लिया। मुर्गी को खिलौने के कारण भोलू बहुत खुश था। रात में उसने माँ से कहा कि माँ मुझे सुबह जल्दी मत उठाना, मुझे ये जो मुर्गा लाया हूँ वो मुझे उठाएगा, मुर्गा भाग देगा, यानी कि उसकी आवाज़ से मैं उठ जाऊंगा। सवेरा हुआ, सूरज निकला, पर भोलू बहुत देर से उठा। उसने माँ से पूछा क्या मुर्गे ने सुबह भाग नहीं किया? लेकिन मुर्गे ने आवाज़ नहीं दी। माँ बोली अरे भोलू तू सच में ही भोला ही है, कहीं मिट्टी का मुर्गा बोल सकता है? ऐसे ही एक कहानी है, आपके नोट्स में लिखनी है और नीचे दिए गए स्वाध्याय है, स्वाध्याय के प्रश्न भी आपके नोट्स में लिखना है। तो यहाँ आपकी जो इकाई है 6 वो पूर्ण होती है।